हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीमा पर सुरक्षा होगी और भी ज्यादा मजबूत अब भारतीय सरकार करने जा रही है। बॉर्डर पर ये बड़ा काम, जी हाँ दोस्तों, यानी नियंत्रण रेखा पर इस चीज के ढांचे स्थापित करेगा बीएसएफ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देंगे आपको दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहाँ भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होने वाला है। सेना को अब मिलेगा INS विशाखापट्टनम, बताएंगे दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर ये। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अगले साल जनवरी से शुरू होने वाली है लड़ाकू विमान की अपग्रेडिंग। बताएंगे आखिर वायुसेना क्यों कर रही है दोस्तों इसकी बड़ी तैयारी, क्या कहीं कोई बड़े संकेत मिले हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका बड़ा खुलासा आपके सामने आज करने वाले हैं हम। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को दोबारा हासिल करना हमारा अगला एजेंडा। बताएंगे दोस्तों किसने ये बड़ी बात कह दी है। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर किसान आंदोलन में सिखों और हिंदुओं को लड़ाने की बड़ी साजिश, प्रधानमंत्री के इस बड़े फैसले ने इनके मंसूबों को कर दिया विफल। बताएंगे दोस्तों आखिर किसकी इतनी बड़ी मंशा थी दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर लखनऊ में कंधे पर हाथ रख कर टहलते दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर दिल्ली में स्कूल बंद होने की भी बड़ी खबर है, जहां पर क्या परीक्षा को लेकर भी कोई अवकाश की खबर है दोस्तों। इसकी बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले। और जन धन खाते को लेकर भी बड़ी खबर, जहां पर अभी तक नहीं लौटाए गए हैं, गलत तरीके से वसूली गए 164 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। तो दोस्तों हर तरह की आज आपको खबर बताने वाले, इसलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर पूरे तरीके से गर्व है, तो फटाफट से इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां सीमा पर सुरक्षा होगी और भी ज्यादा मजबूत। नियंत्रण रेखा पर स्टील के ढांचे स्थापित करने वाला है बीएसएफ। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, भारतीय सीमा पर अब सुरक्षा और मजबूत होगी। इसके लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ नियंत्रण रेखा से सटे अपने स्थानों पर स्टील के ढांचे स्थापित करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीएसएफ ने पाकिस्तान से सटे संवेदनशील सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने तथा जवानों को रहने की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक प्रमुख परियोजना शुरू कर डाली है। सुरक्षा परिस्थान के जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि बीएसएफ अपने करीब 115 LDL को स्टील के ढांचों में तब्दील करेगा, जिस पर करीब 35 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। दोस्तों आपको बता दें तो वहीं एक अन्य अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्णय को मंजूरी दे भी डाली है दोस्तों। और कश्मीर में घुसपैठ रोधी ग्रिड में तैनात एक अधिकारी ने कहा है कि इससे बीएसएफ के जवानों को मौजूदा समय की तुलना में बेहतर सुविधाएं मिलने वाली है। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां भारतीय नौसेना की ताकत में होने वाला है बड़ा इजाफा। जी हाँ दोस्तों, सेना को मिलेगा INS विशाखापट्टनम। बता दें आज भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है दोस्तों। सेना को मिलने वाला है INS विशाखापट्टनम। नौसेना के बेड़े में आज इसे शामिल किया जा रहा है और ये आत्मनिर्भर भारत की बेहतरीन मिसाल है दोस्तों। और इसके कमीशनिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें INS विशाखापट्टनम 32 बराक 8 मिसाइल से लैस है, जो सतह से हवा में मार सकता है। साथ ही 16 ब्रह्मोस मिसाइल भी इसकी ताकत है दोस्तों। INS विशाखापट्टनम मुंबई के माझगांव डॉक पर बना हुआ है और ये युद्धपोत आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए युद्ध के लिए बनाया गया है दोस्तों। ये युद्धपोत भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों के बेड़े में सबसे सक्षम और आधुनिक हथियारों से लैस है और इसका निर्माण आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया है। इसके लिए दोस्तों अपने भारतीय सेनाओं को मिलने वाले इस INS विशाखापट्टनम के लिए ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां अगले साल जनवरी से शुरू होगी लड़ाकू विमानों की अपग्रेडिंग। वायुसेना कर रही है इसकी बड़ी तैयारी। आपको बता दें दोस्तों, भारत को फ्रांस से अब तक 30 राफेल लड़ाकू विमान मिल चुके हैं। भारतीय वायुसेना अगले साल जनवरी से इसे अपग्रेड करना शुरू करेगी। रविवार को सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को इसकी जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी को बताया गया है कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम टेस्ट किए गए लड़ाकू विमान RB008 के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए फ्रांस में है दोस्तों। और इस विमान को भारतीय विशिष्ट संवर्धन से लैस किया गया है। दोनों पक्षों
देशों के बीच इसको लेकर 2016 में सहमति बन गई थी। सरकारी सूत्रों ने एजेंसी से कहा कि एक बार जब भारतीय वायुसेना इसके संवर्धन को मंजूरी दे देती है और स्वीकार कर लेती है तो भारतीय विमानों को और अधिक सक्षम बनाने के लिए अगले साल जनवरी से अपग्रेड शुरू करने की योजना है। गौरतलब है कि भारत विशिष्ट संवर्धन में अत्यधिक सक्षम मिसाइलों, कम बैंड जैमर और भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार उपग्रह संचार प्रणाली भी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत को लगभग 30 विमान पहले ही मिल चुके हैं और उनमें से 3 और 7 से 8 दिसंबर को भारत पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 60,000 करोड़ रुपए की डील की और इस डील में भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने अहम भूमिका निभाई। जिसके लिए दोस्तों आपकी क्या राय सुझाव होगी बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां ताइवान के आसमान पर चीन ने उड़ाए परमाणु बम गिराने वाले विमान, जिसके बाद बढ़ गया है तनाव। दोस्तों ताइवान और चीन के बीच तनाव गहराते ही जा रहे हैं। ताइवान रक्षा मंत्रालय का दावा है कि चीन के 2 परमाणु बम गिराने वाले विमानों ने रविवार को दक्षिण में उड़ान भरी है। उधर लिथुआनिया की ओर से ताइवान को अपने देश में दफ्तर खोलने की इजाजत देने से चीन तिल मिला गया है। दोस्तों चीन ने रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए लिथुआनिया से अपने राजनीतिक संबंध राजदूत स्तर पर नीचे कर दिए हैं। दोस्तों चीन और ताइवान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अपना अभिन्न हिस्सा बताते हुए चीन ताइवान को मिलाने की कोशिश में है। हालांकि ताइवान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर चुका है। रविवार को ताइवान रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि 2 H-6S ने बाशी चैनल में उड़ान भरी और ये दोनों परमाणु बम गिराने वाले चीन के घातक विमान हैं। इससे पहले भी चीन कई दफे शक्ति प्रदर्शन और ताइवान को डराने की नीयत से लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान पर उड़ा चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चीन ने लिथुआनिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों रविवार को राजदूत स्तर से नीचे कर दिए हैं। दोस्तों ताइवान को अपने क्षेत्र में दफ्तर खोलने की इजाजत देने के बाद चीन ने ये बड़ा कदम उठाया है। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर पीओके को लेकर जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को दोबारा हासिल करना अगला एजेंडा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को फिर से हासिल करना एजेंडा में अगला कदम है। नई दिल्ली में पीओके इस विस्थापितों को समर्पित मीरपुर बलिदान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस नेतृत्व में धारा 370 को खत्म करने की क्षमता और इच्छा शक्ति है, वो भला पाकिस्तान के अवैध कब्जे से पीओके को फिर से हासिल करने की क्षमता अवश्य रखता है। जी हाँ दोस्तों, मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी थी। भारत को विभाजन की त्रासदी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के अवैध कब्जे के कारण जम्मू और कश्मीर को तत्कालीन राज्य के एक हिस्से को खोने की दूसरी त्रासदी का सामना करना पड़ा। सिंह ने आगे कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके को फिर से हासिल करना एजेंडे में है। उन्होंने कहा कि यह हमेशा माना जाता था और कहा गया था कि अनुच्छेद 370 को कभी भी निरस्त नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव हो पाया है दोस्तों। और इसी तरह पीओके को दोबारा हासिल करने का संकल्प भी पूरा होगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों आज नहीं कल पीओके पूरे तरीके से भारत के कंट्रोल में होगा दोस्तों, तो आप भी ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इमरान खान के हर मंसूबों को विफल करने की अगर आप भी मानते हैं कि भारत में क्षमता है, तो आप ये बात कमेंट में कहना मत भूलिएगा दोस्तों। और जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर तालिबान की राह पर चला टीटीपी पाकिस्तान से किसी तीसरे देश में राजनीतिक कार्यालय की मांग कर डाली है। दोस्तों बता दें पाकिस्तान का खूंखार आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान अब अपने आका तालिबान की राह पर चलता नजर आ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम समझौते के बाद टीटीपी ने किसी तीसरे देश में राजनीतिक कार्यालय की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तालिबान का राजनीतिक मुख्यालय कतर की राजधानी दोहा में है। इस कार्यालय ने दुनिया भर में तालिबान की आवाज पहुंचाने में भूमिका निभाई है। टीटीपी के राजनीतिक कार्यालय वाले मांग को पाकिस्तान सरकार ने खारिज कर दिया है। दोस्तों द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार शांति समझौते को लेकर पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ बैठकों के दौरान टीटीपी ने 3 मांगे रखी थी। दोस्तों इनमें किसी तीसरे देश में एक राजनीतिक कार्यालय खोलने की अनुमति देना, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के साथ संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों के विलय को पलटना और पाकिस्तान में इस्लामी व्यवस्था लागू कर
करना शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तान ने टीटीपी को प्रत्यक्ष रूप से और तालिबान मध्यस्थों के जरिए बताया कि ये मांग स्वीकार्य नहीं है। टीटीपी को स्पष्ट शब्दों में विशेष रूप से बताया गया है कि उनकी व्याख्या के आधार पर इस्लामी प्रणाली लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन भी कर रहा है बीजिंग ओलंपिक के बहिष्कार का विचार। कहा टेनिस स्टार के बारे में सबूत दे चाइना। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन भी बीजिंग में 2022 को होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के बहिष्कार करने के बारे में विचार करता नजर आ रहा है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की घोषणा के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भी खेलों के राजनयिक बहिष्कार पर विचार की बात कही है। उन्होंने इसके लिए चीन में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन को जिम्मेदार ठहराया है। ब्रिटिश सरकार बीजिंग ओलंपिक में अफसरों को भेजने से रोकने की संभावना पर सक्रिय रूप से चर्चाएं कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन ने कहा कि चीन को टेनिस स्टार पेंग शुआई के ठिकाने के बारे में सत्यापन योग्य सबूत देना चाहिए। गौरतलब है कि चीन की टेनिस स्टार पेंग शुआई ने कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए थे। दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर रूस और उसके S-400 सिस्टम का मिला साथ। अरुणाचल और लद्दाख में यूं चीन का खेल बिगाड़ेगा अब अपना भारत। बता दे बीते साल गलवान घाटी में चीनी सरकार के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत ने अपने 20 से ज्यादा जवानों को खो दिया था दोस्तों, और चीन के साथ 1.5 साल से सीमा विवाद जारी है। लेकिन अब भारत के पास ऐसा मास्टर स्ट्रोक आने वाला है जिससे न सिर्फ गलवान में हुए सामरिक नुकसान की भरपाई होगी बल्कि चीन को उसी के भाषा में जवाब भी दिया जा सकेगा दोस्तों, वो भी रूस की मदद से। आपको बता दें, दरअसल मोदी सरकार 2022 की शुरुआत में लद्दाख और अरुणाचल क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के कम से कम 2 रेजिमेंट को शामिल करने जा रही है दोस्तों। और इस कदम से चीन का चिढ़ना लगभग तय है, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में भारत का ड्रैगन से सीमा विवाद जारी है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया के अनुसार रूसी डिप्लोमेट्स के हवाले से बताया गया कि S-400 सिस्टम के एडवांस एलिमेंट्स भारत पहुंचने शुरू हो चुके हैं। 2022 की शुरुआत तक लद्दाख और अरुणाचल में 2 S-400 सिस्टम लागू और चालू कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इनको चाइना के बॉर्डर पर रखा जाएगा, यानी LAC पर। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां कुर्था जयनगर रेल मार्ग के माध्यम से तीसरे देश के यात्री को भारत यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। आपको बता दें दोस्तों कि नेपाल तीसरे देशों के यात्रियों को कुर्था से जयनगर रेल मार्ग के माध्यम से भारत की रेल यात्रा करने की अनुमति नहीं देगा। भारतीय अधिकारियों के इसे लेकर चिंता जताने के बाद ये फैसला लिया गया है दोस्तों। और एक मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को ये बड़ी जानकारी दी गई है। नेपाल और भारत ऐसी सीमा साझा करते हैं जहां कई कमियां हैं दोस्तों। यहां से अपराधी व आतंकी अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। भारत ने 22 अक्टूबर को बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्था को जोड़ने वाली 34.9 किलोमीटर लंबी सीमा पार रेल लिंक नेपाल सरकार को सौंप दी थी। काठमांडू पोस्ट अखबार ने रेल विभाग के डायरेक्टर जनरल दीपक कुमार भट्टराई के हवाले से कहा है कि सीमा पार रेलवे संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप देते समय इस पर सहमति बन गई थी। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर यूएई से बड़ी खबर में कि रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने लिया ईरान का मुकाबला करने का बड़ा संकल्प। परमाणु हथियार हासिल करने की करेंगे कोशिश। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने शनिवार को संकल्प लिया है कि वे ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने और पश्चिम एशिया में आत्मघाती ड्रोनों के खतरनाक इस्तेमाल से निपटने की कोशिश करेंगे। और ये संकल्प विश्व शक्तियों के साथ हुए ईरान के अधर में लटके परमाणु समझौतों को लेकर बातचीत ठप रखने और बहरीन में हो रही वार्षिक मनामा वार्ता में भाग लेने के बीच आई है। दोस्तों आपको बता दें, वार्षिक मनामा संवाद में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की टिप्पणियां संभवतः अमेरिका की खाड़ी के अरब सहयोगियों को आश्वस्त करने के उद्देश्य से है, जहां जो बाइडेन प्रशासन परमाणु समझौते को पुनः जीवित करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। इसने आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के बजाय ईरान की यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को सीमित कर दिया है। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां यमन में तेज हो चुकी है जंग। सरकार समर्थित सेना ने प्रमुख इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है दोस्तों, और खदेड़े जा रहे हैं हूती विद्रोही। दरअसल सऊदी अरब पर 14 ड्रोन के जरिए बम हमले करने का दावा कर रहे हूती संगठन को अब यमन युद्ध में झटके का सामना करना पड़ रहा है। देश में लाल सागर बंदरगाह शहर होदे-ई-दाह में जंग जारी है। सरकार के समर्थन वाली सेना ने हूती विद्रोहियों के प्रमुख शहरों को अपने कब्जे
कब्जे में ले लिया है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक स्थानीय सैन्य अधिकारी ने पहचान न बताने की शर्त पर बताया है कि बीते कुछ घंटों में सऊदी अरब के नेतृत्व वाली सरकार समर्थित सेना ने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले दक्षिणी होदे ईद दाह के हेज जिले में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहां ड्रैगन की बड़ी तानाशाही ताइवान की मदद को आगे आया लिथुआनिया, चीन ने उठाया उसको लेकर ये बड़ा कदम। आपको बता दें ताइवान की मदद करने की वजह से चीन ने लिथुआनिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों को नीचे कर दिया है दोस्तों। दरअसल बाल्टिक देश ने ताइवान को अपने यहाँ एक प्रतिनिधित्व कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी और इसी वजह से चीन नाराज हो गया है दोस्तों। साथ ही मेरा आधा दिल भारत में है, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव ने सुनाए दिलचस्प किस्से। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून की पहली राजनयिक तैनाती भारत में हुई थी और देश के साथ उनका ऐसा खास संबंध स्थापित हो गया कि 50 साल बाद भी उनका आधा दिल भारत में बसता है दोस्तों। बान ने अपनी आत्मकथा में ये भी उल्लेख किया है कि भारत में उनका 3 साल का कार्यकाल उनके जीवन का बेहद रोमांचक समय था। हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशंस इन डिवाइडेड वर्ल्ड में बनाने में उन्होंने बताया है कि कैसे वो युद्ध के बच्चे से शांति के दूत बन गए हैं दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि भारत ने शंघाई जा रहे जहाज से सीज किए कंटेनर, जिस पर आया पाकिस्तान का बयान। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर भारतीय अधिकारियों ने शंघाई जाने वाले मालवाहक जहाज से कंटेनर जब्त किए थे जिनमें खतरनाक पदार्थ होने की आशंका थी। इसे लेकर अब पाकिस्तान की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है दोस्तों। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि जब्त किए गए कंटेनर खाली थे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान का शुरू से ही झूठ बोलने का धंधा है दोस्तों, तो आप भी ये राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर 29 नवंबर से फिर आरंभ होंगी भारत और सिंगापुर के बीच व्यावसायिक फ्लाइट्स। दोनों देशों में इसको लेकर करार कर दिया गया है दोस्तों। कोरोना के बाद से बंद पड़ी भारत व सिंगापुर के बीच व्यावसायिक अधिसूचित उड़ानें 29 नवंबर से फिर से शुरू हो जाएंगे। इस बारे में सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी CAAS और भारत के नागरिक विमानन मंत्रालय के बीच एक करार किया गया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर क्लीन एनर्जी के लिए जो बाइडेन ने लेकर आए $555 अरब का बिल, लेकिन संसद में ही अटक गया। आखिर क्यों, आपको बता दें जलवायु परिवर्तन के गहराते संकट के बीच अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने शुक्रवार को $2 ट्रिलियन का क्लाइमेट बिल पेश किया है दोस्तों। इसमें से $555 अरब क्लीन एनर्जी के लिए रखे गए हैं दोस्तों। जो बाइडेन सरकार की क्लीन एनर्जी पर खर्च होने वाला ये बजट न सिर्फ अमेरिका बल्कि पड़ोसी देशों पर भी असर डालेगा और माना यह जा रहा है कि यही बजट तय करेगा कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन में सुधार होता है या फिर और गंभीर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जंगली खबर आ रही है, रूसी हमले की आशंका, यूक्रेन की मदद किसकी, तो संघर्ष का जोखिम और कमजोर प्रतिक्रियाओं पर भी बड़ा खतरा पड़ेगा दोस्तों। यूक्रेन के पास रूसी बलों की बढ़ती तैनाती के कारण अमेरिकी जो बाइडेन प्रशासन एक ऐसी पेचीदा स्थिति में फंस गया है जहां वो ये तय नहीं कर पा रहा है दोस्तों कि अमेरिका रूस को रोकने के लिए किस तरह की प्रतिक्रिया करे। रिपब्लिकन पार्टी का अमेरिकी सांसदों का दबाव है कि हमें यूक्रेन को सैन्य मदद बढ़ाना चाहिए, जबकि यदि अमेरिका ने कमजोर प्रतिक्रिया दी तो उसके लिए आगे खतरा पैदा हो जाएगा दोस्तों। आगे की खबर की बात करें, जहां पर श्री अकाल तख्त का बड़ा दावा, किसान आंदोलन में सिखों और हिंदुओं को लड़ाने की थी साजिश, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंसूबों को कर दिया विफल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। जत्थेदार ने कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन की आड़ में सिखों, भारत सरकार और सिखों और हिंदुओं के बीच लड़ाई करवाने की साजिश रची जा रही थी दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फैसले से उनके मंसूबे नाकाम हो गए और एक वीडियो में उन्होंने इसके लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनकी पूरी कैबिनेट को धन्यवाद भी किया है दोस्तों। जत्थेदार ने कहा कि कानून वापस के ऐलान होने से एक बड़ी राष्ट्रीय विपदा टल गई है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में कुछ ऐसे गुट थे जो सिख सोच, निशान, फलसफे, इतिहास और भावनाओं को दरकिनार कर रहे थे दोस्तों। ऐसे में ये बड़ी खबर थी और ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसान बिल को वापस लेने को आप क्या समझते हैं दोस्तों, और आपकी क्या राय होगी इस पर? क्या मोदी जी ने ये सही फैसला लिया है बिल को वापस करके दोस्तों, या फिर नहीं? हाँ ना या ना में जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। देखते हैं भारत की जनसंख्या यानी कि भारत की जनता क्या विचार रखती है इस पर दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहां पर कितना जरूरी है उत्तर प्रदेश। तस्वीरों में दिखाई दिया योगी जी का कद, लखनऊ में कंधे पर हाथ रख टहलते दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने अंदाज से लोगों को हमेशा ही चौंकाते आए हैं। DGP यानी पुलिस महानिदेशक
महानिदेशक आईजीपी यानी पुलिस महानिरीक्षक की कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन रविवार सुबह राजभवन में प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर टहलते नजर आए दोस्तों। और इस दौरान दोनों नेता गंभीर चर्चा कर रहे थे। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक कविता लिखी है दोस्तों। उसमें लिखा है इन्होंने ट्वीट पर कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आप भी योगी आदित्यनाथ जी का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। और उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने वाली है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर एक खास रिपोर्ट में बड़ी खबर, अयोध्या में 100 करोड़ में बनेगा भगवान आदिनाथ का मंदिर, 5 एकड़ जमीन देगी वहाँ की सरकार। बता दे भगवान ऋषभ देव की जन्म स्थली अयोध्या का विकास हस्तिनापुर के जम्बू द्वीप की तर्ज पर होगा। जम्बू द्वीप से जुड़ी ज्ञानमती माता जी के निर्देशन में दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी इस पर कार्य कर रही है दोस्तों। और 100 करोड़ से अधिक की लागत से मंदिर निर्माण की तैयारी है और लखनऊ के आर्किटेक्ट मंदिर का मास्टर प्लान तैयार कर रही है। अगली खबर की बात करें तो कृषि कानूनों को रद्द करने से क्या बीजेपी को होगा फायदा, विधानसभा चुनाव से पहले आया सी वोटर का सर्वे। आइए दोस्तों आपको बताते हैं क्या कहता है ये सी वोटर का सर्वे। दरअसल 52% से अधिक लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही निर्णय लिया है दोस्तों। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि कृषि कानून बेकार थे और उनके निरस्त करने के फैसले को निश्चित रूप से स्वागत किया गया है दोस्तों। और वास्तव में 50% से अधिक लोगों ने दावा किया है कि कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे, जबकि काफी कम यानी 30.6% ने यह दावा किया है कि वे फायदेमंद नहीं थे। जहां 40.7% लोगों ने कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार को श्रेय दिया, तो वहीं लगभग 22.4% ने विपक्षी दलों को श्रेय दिया है, जबकि 37% ने प्रदर्शनकारियों को श्रेय दिया है दोस्तों। ऐसे में ओवरऑल अगर आपको बताएं तो बीजेपी को कृषि कानून रद्द करने पर दोस्तों कोई खास ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। उनकी अहमियत उतनी ही होने वाली है दोस्तों जितनी पहले थी। आप क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कृषि कानून रद्द होने पर बीजेपी को और ज्यादा फायदा होगा या नहीं? आपके क्या विचार है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें रहेगा आपके विचारों का इंतजार दोस्तों। अगली खबर की बात करें इस पर, जहां साक्षी महाराज ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद कहने वालों के मंसूबों पर फिर गया है पानी। दरअसल यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 नवंबर को 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर यानी कि कानूनों पर राजनीति अभी खत्म नहीं हो पा रही है दोस्तों। आपको बता दें कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिल तो बनते हैं, बिगड़ते हैं और फिर वापस जाते हैं। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिल तथा राष्ट्र दोनों में से एक को चुना है। पीएम मोदी और भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय होगी इनको लेकर बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहाँ पर यूपी चुनाव को लेकर खबर आ रही है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। क्या कहते हैं दोस्तों, इस पर आप लोग बताइएगा जरूर। साथ ही दिल्ली में कब तक बंद रहेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने दी इसको लेकर बड़ी जानकारी। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली बढ़ते वायु प्रदूषण से परेशान है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के बाद राजधानी के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। इसके अलावा सभी सरकारी दफ्तरों को भी 1 सप्ताह यानी 21 नवंबर तक के लिए वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया था। और ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए नया निर्देश जारी किया है। विभाग ने नोटिस जारी करके सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि फिलहाल अगले आदेश तक स्कूल बंद ही रखे जाएं। और नोटिस में कहा गया है कि सभी सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, बिना सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त NDMC, MCD और दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई इस दौरान जारी रहेगी दोस्तों। और जिन स्कूलों के जिन कक्षाओं के बोर्ड के एग्जाम है दोस्तों वो स्कूल को खोल सकते हैं, यानी कि जिनके बोर्ड के एग्जाम है उनके लिए कोई अवकाश नहीं होने वाला है दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहां पर SBI ने जनधन खाता धारकों को अभी तक नहीं लौटाए गलत तरीके से वसूले गए 164 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें रिपोर्ट की बात करें तो SBI ने अप्रैल 2017 से लेकर सितंबर 2020 के दौरान जनधन योजना के तहत खोले गए साधारण बचत खातों से UPI एवं रुपए लेन देन के एवज में कुल 254 करोड़ रुपए से अधिक शुल्क वसूलता था। इसमें प्रति लेन देन बैंक ने खाता धारकों से 17.70 रुपए का शुल्क लिया था दोस्तों। और इस बारे में स्पष्टीकरण के लिए भेजे गए सवालों का देश के सबसे बड़े बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया है। और ऐसे में ये तथ्य है कि किसी भी दूसरे बैंक के उलट SBI ने जनधन खाता धारकों द्वारा डिजिटल लेन देन करने पर शुल्क वसूलना शुरू कर दिया था। और 1 महीने
महीने में 4 से अधिक निकासी करने पर बैंक 17.70 रुपए प्रति लेन देन का शुल्क ले रहा था दोस्तों। ऐसे में अभी तक इस रिपोर्ट के अनुसार 164 करोड़ का गलत तरीके से वसूले गए पैसे लौटाए नहीं गए हैं दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी बताइएगा जरूर। और किन किन भाइयों को जनधन का खाता का पैसा नहीं मिला है दोस्तों बताना मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।